चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट हमने मॉनेटरी पॉलिसी पर बात किया था। तो मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोगों ने जो अभी तक देखा वो क्या क्या देखा उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि मौद्रिक नीतियों पर हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। मौद्रिक नीतियों में हमने पढ़ते हुए कुछ शब्द जैसे कुछ चीज़ों को सबसे पहले ही देखा कि व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इस पर हमने बात किया। हमने ये बात किया जाएगा, लोन के लिए पैसा जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक समृद्धि क्या होती है, इस पर भी मैं पीछे चर्चा आप लोगों से कर ही चुका हूँ। फिर जो तीसरा पॉइंट था वो था कि डोमेस्टिक करेंसी का एक्सचेंज रेट, है ना, कि जो भी कोई फॉरेन करेंसी है टू डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी का एक्सचेंज रेट, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। मॉनेटरी पॉलिसी को जारी करने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हमें ये दिखाई देते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट है, टूल्स हैं, है ना। जो टूल्स की अगर हम बात करें, इसमें इंस्ट्रूमेंट होंगे कुछ। इन इंस्ट्रूमेंट को हमने फर्दर अगर हम देखें तो कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने। कैसे, किस किस में किया था, कोई बताना चाहे? ट्रेडिशनल एंड सेकंड इज नॉन ट्रेडिशनल। परंपरागत और नॉन परंपरागत। परंपरागत में हमने एक गैर परंपरागत में हमने देखा था, एक रिवाइज हो रहा है, हो जाएगा आप लोगों का, कि हमने जैसे हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर ड्रॉप हो गया या हेलीकॉप्टर मनी कहा जा सकता है। इसी तरह से हेलीकॉप्टर हूवर, की बात हो गई। इसी प्रकार से हमने देखा था नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। तो इन तीनों को मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये तीनों हैं क्या और इनका उपयोग कब किस समय किया जाता है। सीधी सी बात बताई थी कि जब ट्रेडिशनल टूल्स विफल हो जाते हैं तब नॉन ट्रेडिशनल टूल्स का उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ट्रेडिशनल टूल्स केवल एक ही नहीं है कि वो आसानी से विफल हो जाए या फेल हो जाए। तो ट्रेडिशनल टूल्स के पीछे अगर हम देखेंगे तो दो टूल्स ऐसे हैं जिनका उपयोग किया जाता है। अगर वो फेल हो जाते हैं तब उसके बाद जो है ट्रेडिशनल टूल्स का, नॉन ट्रेडिशनल टूल्स का उपयोग किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लें कि जो ट्रेडिशनल टूल्स हैं, ठीक है, जो ट्रेडिशनल टूल्स हैं वो क्या कहते हैं, है ना। ट्रेडिशनल टूल्स को हमने फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक क्वांटिटेटिव टूल्स
है ना, जिसे मात्रात्मक उपकरण कह सकते हैं और एक क्वालिटेटिव टूल्स। ठीक है, क्वालिटेटिव टूल्स। तो ये दो उपकरणों के रूप में हमने इस चीज़ को देखा था। इसमें भी हम लोगों ने जब बात की थी, ओवरऑल पूरी बात कर ली है अपनी, कि क्वांटिटेटिव टूल्स का उपयोग सामान्य परिस्थितियों में हमें देखने को मिलता है। नॉर्मल सिचुएशंस में हम किसका उपयोग करते हैं? क्वांटिटेटिव टूल्स का उपयोग करते हैं। और जब क्वांटिटेटिव टूल्स फेल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, तब उसके बाद किसका उपयोग किया जाता है? क्वालिटेटिव्स का यूज़ किया जाता है। और क्वालिटेटिव्स भी विफल हो जाते हैं, तब उसके बाद नॉन ट्रेडिशनल टूल्स पर हम लोग आते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली हमने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखा था, जैसे CRR था आपका, SLR था, है ना, बैंक रेट था, है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, इसी प्रकार से रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया। ठीक है, और आपका था SDR था, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, MSF था, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो इन सब चीज़ों पर हमने बात की कि ये वो टूल्स हैं जिनके माध्यम से हम मनी को कंट्रोल कर रहे हैं, मनी फ्लो कंट्रोल कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ है, या इन्हीं के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि डिटरमाइन किया जा रहा है कैसे एक्सचेंज रेट को डोमेस्टिक करेंसी के एक्सचेंज किया जा रहा है। जब ये लोग विफल हो जाते हैं तब हम इनका यूज़ करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था मोरल सेशन है ना, डायरेक्ट एक्शन है, ठीक है, क्रेडिट राशनिंग है, तो ये, और मार्जिन रिक्वायरमेंट है। तो ये चार टूल्स हमें इसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया था ये। तो ओवरऑल जो कंसेप्ट अगर हम देखें तो यहाँ तक हमारा कवर अप हो गया है। तो जब ये कवर हो गया है तो अब हमारे पास जो बचता है वो क्या बचता है कि भाई एक पॉइंट, एक उद्देश्य को जान लेना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि भाई जो एक्सचेंज रेट है डोमेस्टिक करेंसी डिटर्मिनेशन करना डोमेस्टिक करेंसी के अगेंस्ट, इस पर आज हम बात कर लेते हैं अब तेजी के साथ। ठीक है, कि जब हम बात कर रहे हैं इसकी एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन, एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, तो जो भी हमारा घरेलू मुद्रा है उसका जो परिवर्तनीय दर है या विनिमय दर है, एक्सचेंज रेट है, किसी दूसरे देश की मुद्रा के अगेंस्ट, वो क्या है, उस पर हमें बात करनी है। तो कुल मिला के मैंने आप लोगों को ये पहले भी बताया कि जो डोमेस्टिक करेंसी होती है वो किसी भी देश की जो है उसका एक्सचेंज रेट हमेशा फ्लक्चुएट रहता है, यानी कि परिवर्तनीय रहता है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने लिख लिया था। ठीक है, कि उसमें चेंजेस आते रहते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि टर्म्स ऑफ एक्सचेंज रेट एज कंपेयर टू अदर करेंसी, जब किसी भी दूसरे देश की साथ कंपेयर किया जाता है, करेंसी के साथ कंपेयर किया जाता है, तो हमें क्या दिखाई देता है? एक्सचेंज रेट पता चलता है। एट प्रेजेंट अगर अभी हम देखें वर्तमान में, तो हमने एक चीज़ देखी थी, क्या देखा था हमने कि अगर डॉलर से कंपेयर किया जाए तो $1 इज इक्वल्स टू, अगर हम देखें अभी तो कितना है ना, 84 रुपीज़ 4 पैसे। ठीक है, तो ये दिखाई देता है। और जब ये चीज़ें हमें दिखती हैं तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये $1 को अगर हम खरीदते हैं तो हमें कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। और $1 को अगर हम बेचते हैं तो हमें कितना रुपया मिल जाएगा? 84 रुपये 40 पैसे। तो ये एक एक्सचेंज रेट हमें इस तरह से दिखाई दे रहा होता है। क्लियर है। तो ये चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर कि एक्सचेंज रेट का है। तो फिर मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि दिस एक्सचेंज रेट कीप्स ऑन फ्लैक्चुएटिंग बेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस।
ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है एक्सचेंज रेट में, ये किस बेस पर हो रहा है? मार्केट फोर्सेस की वजह से हो रहा है, जो कि बाजारी बल लग रहा है किसी प्रकार के, वो क्या होते हैं उस पर अभी बात करेंगे हम लोग। यानी कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है, द एक्सचेंज रेट कीप्स ऑन द exchange rate keeps based on market फोर्सेस। ठीक है, तो जो ये एक्सचेंज रेट, बड़े सिंपल तरीका है कि अगर ये एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन जो है, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन किस पर बेस्ड है? एक्सचेंज रेट का जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, वह मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करता है, बाजारी दरों पर, बाजारी बलों पर यह निर्भर करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी हमें ये देखने को मिलता है कि रुपी एप्रिसिएट होता है डॉलर के मुकाबले, कभी कभी हमें ये देखने को मिलता है कि रुपी डेप्रिशिएट होता है डॉलर के मुकाबले। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन दोनों ही कंडीशन में, यानी कि मुद्रा, जो घरेलू मुद्रा है वो कमजोर होने या मजबूत होने, दोनों ही मामलों में अगर आप देखेंगे तो दोनों ही मामलों में हमें ये दिखाई देता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होता है, यानी कि फायदा और नुकसान दोनों होगा। यानी कि अगर रुपया एप्रिशिएट होता है, एप्रिसिएशन होता है रुपया का, या रुपया का डेप्रिसिएशन होता है, तो इन दोनों ही कंडीशन में हमें ये देखने को मिलेगा कि कुछ फायदा होगा और कुछ नुकसान होगा। तो ये फायदा और नुकसान क्या होगा? जैसे कि अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला न्यूज़ में कि $1 के मुकाबले अभी रुपया क्या हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ इसका या फिर एप्रिसिएशन हुआ? डेप्रिसिएशन हुआ। तो जो ये डेप्रिसिएशन हुआ इसमें, तो हमें क्या चीज़ देखने को मिलता है कि भाई इसके कुछ फायदे और नुकसान क्या हैं। अब हमें इस चीज़ को देखना होगा कि अगर डेप्रिशिएट हुआ है तो हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, एप्रिशिएट हुआ है तो हमें क्या नुकसान हो रहा है। तो इस पूरी कंडीशन में या इस पूरे सिचुएशन में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि चाहे रुपया डेप्रिशिएट हो या एप्रिशिएट हो, फ़ायदा और नुकसान दोनों चीज़ होने वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि रुपए को या जो डोमेस्टिक करेंसी है किसी भी देश की, उसको एक बैलेंस होना चाहिए। डॉलर के मुकाबले किसी भी देश की करेंसी इतनी डेप्रिशिएट ना हो जाए कि उसको नुकसान ही नुकसान हो जाए, या इतनी ज़्यादा एप्रिशिएट ना हो जाए कि कुछ चीज़ें का नुकसान होने लगे उसे। ठीक है, तो क्या करना होगा, यहाँ पे बैलेंस बना के रखना होगा। जैसे कि मैंने पीछे आप लोगों को यहाँ पे समझाया कि जो हमने ये टॉपिक पढ़ा था, तो मनी फ्लो को अगर हम एक बैलेंस बनाकर रखते हैं, है ना, मनी फ्लो का क्या करते हैं, एक बैलेंस बनाकर जब हम रखते हैं यहाँ पर, तो हमें क्या दिखाई देता है कि भाई एक हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ होता है ना, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहता है। लेकिन अगर क्या हो जाए कि मनी फ्लो एक्सट्रीम लेवल पर हो जाए, तो फायदा होगा नुकसान होगा? मान लो सबके पास पैसा ही पैसा चला गया, तो इससे एक फायदा होगा नुकसान होगा? नुकसान होगा। ठीक है, या किसी के पास पैसा नहीं आया, नहीं रहा, तो फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान। तो इसका मतलब क्या है कि मनी फ्लो एक बैलेंस में होना चाहिए। ठीक उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो यहां पर जब हम एक्सचेंज रेट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एक्सचेंज रेट की बात करेंगे, तो वहां पर भी हमें इस तरह से विनिमय दर को, अपने घरेलू मुद्रा के एक्सचेंज रेट को इस तरह से बना के रखना है कि ना तो नुकसान हो ना ही फायदा हो, दोनों ही कंडीशन में हमें दोनों चीजें दिखाई दे। ठीक है, जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे कि $1 के मुकाबले हमें ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ रहा है, तो इसका क्या फायदा होगा या इसका क्या नुकसान होगा। ठीक है, ये एक बेसिक चीजें हैं जो अक्सर आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स जब आप देते हैं तो इसमें देखेंगे। जो स्टेरिलाइजेशन वाला क्वेश्चन है ना, जो कल परसों वो दिखा लड़का, वो अभी आप पढ़ोगे आगे कि हम कैसे इसको मैनेज करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव ये भी तो है ना कि एक्सचेंज रेट को मैनेज करना है, उसको संभाल के रखना है, बैलेंस करके रखना है। तो हम कैसे मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू इसको कर सकते हैं, समझिए, इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
तो वो ही स्टेरिलाइजेशन है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से ओएमओ पढ़ा आपने पीछे, मैंने आपको यहाँ बताया ओएमओ क्या था, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से जब आप एक्सचेंज रेट को, विनिमय दर को, किसी दूसरे घरेलू मुद्रा के विनिमय दर को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो वह क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। 2023 का क्वेश्चन है, वो लड़का जो आया नहीं हो, क्या नाम था उसका? गुणानंद झा, अच्छा। तो वो 2 दिन बाद आएगा, फिर पूछेगा कि सर ये क्या था, है ना। कहाँ एग्जाम चल रहा है उसका ऐसे ही? वहाँ तो मित्र है शायद। चलो ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ नुकसान हो कुछ फायदा होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हेंस इट कैन बी सेड दैट, एक पॉइंट लिख लेंगे, हेंस इट कैन बी सेड दैट neither too much appreciation, neither too much appreciation nor too much depreciation is good। अतः यह कहा जा सकता है कि, अतः यह कहा जा सकता है कि अतः यह कहा जा सकता है कि रुपए में अधिक मजबूती या घरेलू मुद्रा में अधिक मजबूती या अधिक कमजोरी या गिरावट अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। तो कुल मिला के क्या करना चाहिए कि जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट शुड रिमेन ऑप्टिमम, है ना, एक बैलेंस रहना चाहिए। तो एक्सचेंज रेट को जरूरत क्या है, एक्सचेंज रेट शुड रिमेन ऑप्टिमम, ठीक है। इसको बैलेंस होना चाहिए, क्लियर, ना तो ज़्यादा अधिक ना ही ज़्यादा कम। अब देखते हैं कि जब डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हो जाती है या मजबूत हो जाती है जिसे हम कहें, तब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जब एक्सचेंज रेट में डोमेस्टिक करेंसी हमारी क्या हो जाए, एप्रिशिएट हो जाए या ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाए, तो हमें क्या प्रभाव दिखाई देगा। सबसे पहले, अब इसका एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में ऐसे बना हुआ है कि जब घरेलू मुद्रा मजबूत हो जाती है, जब घरेलू मुद्रा मजबूत हो जाती है तो आयात या निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब मुझे बताया कि निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हाँ, निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हम बाहर से वस्तुएं मंगाते हैं या बाहर हम वस्तुएं भेजते हैं तो आयात और निर्यात कहलाता है। तो जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जब हम देखते हैं कि रुपया जो है वो एप्रिशिएट हो गया है या जो डोमेस्टिक करेंसी है वो एप्रिशिएट हो गई है, सिचुएशन क्या बन रही है हमारे सामने। इफ डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट, एप्रिशिएट या स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मजबूत हो जाती है, तब इसका इम्पैक्ट, तब इसका इम्पैक्ट जो है किस पर, इंपोर्ट पर क्या हमें दिखाई देता है, यानी कि आयात पर क्या दिखाई देगा। अब आप इस चीज को ऐसे समझिए कि जब भी हम बाहर से कोई वस्तु को मंगाते हैं
तो उसका पेमेंट किस में होगा? सामान्य रूप में डॉलर में होगा, ठीक है, डॉलर में होगा। अब मानकर चलते हैं कि $1 बराबर 40 रुपया हो गया, जो कि ख्वाब है मात्र मेरा, सत्य नहीं ठीक है, 40 रुपया हो गया। तो अब क्या करना होगा कि हमें अधिक डॉलर खर्च करना पड़ेगा कि अधिक रुपया खर्च करना पड़ेगा? हाँ, अधिक हमें डॉलर खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर यही चीज देखो, ठीक, इसका अपोजिट, अगर $1 बराबर जैसे अभी 84.40 रुपए है, तो हमें अधिक रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यानी कि हमारे लिए इंपोर्ट जो है क्या हो जाएगा, ठीक है, सस्ता हो जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट लिखेंगे, व्हेन डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट, व्हेन डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट appreciates, the import become cheaper, the import become cheaper, ठीक है। as import, full stop, as import becomes cheaper, inflation fall down, inflation fall down। अब इस चीज को यहां पर भी आप ऐसे समझिए कि यहां आयात जो है आपके लिए सस्ता हो जाता है जब एप्रिशिएट होता है। कैसे सस्ता हो जाएगा? क्योंकि आपको अपनी घरेलू मुद्रा कम खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। आप जो है यहां पर क्या करेंगे, कम डॉलर देकर अधिक वस्तुओं को खरीद पाएंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होगा कि ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा, हाँ, तो आपको ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो अगर हमारा करेंसी डेप्रिशिएट हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तब उस स्थिति में क्या होगा कि इंपोर्ट हमारा सस्ता होगा कि महंगा होगा? महंगा हो जाएगा, क्योंकि हमको ज़्यादा जो है रुपया खर्च करना पड़ेगा, और जब हम ज़्यादा रुपया खर्च करेंगे तब जाकर डॉलर हम खरीद पाएंगे। यहाँ पर कम रुपया खर्च करके हम ज़्यादा डॉलर खरीद पाएंगे, और हमें पेमेंट डॉलर में करनी है ना। कुल मिला के आप इस तरह से इस चीज़ को समझ लीजिए कि आप कहीं घूमने गए, ठीक है, आप मान लिया यूएसए घूमने गए, और यूएसए में आपके पास जब $1 है, ठीक है, जिसकी वैल्यू अभी वर्तमान का आप मानकर चलिए जो है 84 रुपया लेकर चलते हैं, दशमलव को रहने दे चाहे, ठीक है, 84 रुपया है। बड़े आराम से समझिए इस चीज़ को। तो आप घूमने गए, आपके पास वहाँ की करेंसी नहीं है, आप एयरपोर्ट पर एक्सचेंज रेट, वो एक्सचेंज काउंटर बने होते हैं, ठीक है, वहाँ आप रुपया लेके गए, आपने रुपया दिया, ठीक है। तो रुपया जो दिया आपने, मान लिया कि अगर आपको $1000 लेना है तो कितना रुपया पे करना होगा? या चलिए ज़्यादा हो जाएगा 1000, है ना, $100 ही लेना हो, अब गुणा करने में या गणित करने में आसानी होगी आप लोगों को, कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा? अगर आपको $1 बराबर 84 रुपया है मानकर चलते हैं, तो $100 के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा? 84 रुपया है अगर, तो $100 अगर खरीदना होगा तो कितना सिंपल गणित है भाई, अरे बस तुम 84 का लगाओ ना यार, 40 पैसा छोड़ो, हाँ बस सिंपल सा है। पता नहीं कौन सा गणित लगा रहे हो तुम लोग। 8800 कहाँ, 8800 कहाँ से आ गया? हाँ,
तो ये 8440 आ गया। ठीक है, अब वहीं पर सोचिए कि ये जो $1 है इसकी वैल्यू ये नहीं है, अभी हमारी करेंसी की वैल्यू मानकर चलते हैं कि 40 रुपया है। $1 खरीदने के लिए हमें 40 रुपया करना पड़ेगा। तो वहीं पर ही अगर हम फिर से वही देखें कि अगर हमें $100 लेने हैं तो अब हमें कितना खर्च करना पड़ेगा? 4000। ठीक है, कितना खर्च करना पड़ेगा? 4000। तो अब ये वो कंडीशन है 40 रुपए वाली जब रुपया हमारा स्ट्रांग हुआ है। ठीक है, ये वो कंडीशन है रुपए की जब रुपया हमारा वीक हुआ है, या कह सकते हैं कि डेप्रिशिएट हुआ है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो अब यहां पर आप साफ साफ देखिए कि जब इंपोर्ट हमें करना है, इंपोर्ट करना है इन द सेंस बाहर से चीजें मंगानी, बाहर से चीजें मंगानी है और हमारा रुपया मजबूत है, एप्रिशिएट है। ठीक है, एप्रिशिएट है, तो हमें चीजें खरीदने में ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ रहा है कि कम? कम करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो इंपोर्ट है वह चीप हो जाएगा, यानी कि सस्ता हो जाएगा। सीधी सी बात है कि जब भी घरेलू मुद्रा विदेशी मुद्रा के मुकाबले मजबूत होती है तो इंपोर्ट क्या होगा? सस्ता हो जाएगा। इस बात से समझ गए? क्लियर हुई बात? ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि जब इंपोर्ट सस्ता होगा, है ना, तो मैंने आप लोगों को इंपोर्ट के कारण जो एक इन्फ्लेशन आता है उसको क्या कहते हैं बताया था। जब इंपोर्ट महंगा हो जाता है तो उसके कारण महंगाई बढ़ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? ये आप लोगों को मैंने समझाया है, पढ़ाया है पीछे ही क्लासेस में। यूपीएससी ऐसे ही प्रश्न पूछता है, कुछ अलग प्रश्न नहीं पूछता है आप लोगों से कि इकोनॉमी में आप पढ़ रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी थ्योरी दुनिया पढ़ा रही है, आप लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जब भी आप देखेंगे तो आपको ये ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा जिस तरह से ये है कि यदि घरेलू मुद्रा विदेशी मुद्रा के मुकाबले या डॉलर के मुकाबले, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत हो जाती है तो आयात महंगा हो जाता है। ये एक स्टेटमेंट डाल दिया उसने। दूसरा स्टेटमेंट उसने ये डाल दिया कि यदि घरेलू मुद्रा विदेशी मुद्रा या अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाती है तो आयात सस्ता हो जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं? गलत है। इसी तरह का क्वेश्चन बनता है। तो यहां पर साफ साफ आप समझ में आ जाना चाहिए। तो अभी मैंने आप लोगों को ये समझाया था इन्फ्लेशन पूरा पढ़ाते हुए, है ना। पिछले जो चैप्टर हमने इन्फ्लेशन कवर किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब इंपोर्ट महंगा हो जाता है तो इंपोर्टेड वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, और इंपोर्ट के महंगा होने के पीछे का कारण क्या हो सकता है कि हमारी जो विदेशी मुद्रा है, हमारी जो घरेलू मुद्रा है वो विदेशी मुद्रा के मुकाबले कमजोर है या मजबूत है? कमजोर है। तो उसको क्या कहते हैं? आयातित मुद्रास्फीति बताया था, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बताया था। तो वहां पे ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन ऐसा क्यों हुआ? उसके पीछे का कारण क्या रहा कि जो हमारी घरेलू मुद्रा है वह विदेशी मुद्रा के मुकाबले कमजोर रही। अभी आएंगे उसी पर कि लाभ क्या होगा या फायदा क्या होगा, लाभ या होगा। ये एक चीज हमें यहाँ पे दिखाई दी पहले, ये समझ में आया कि अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हमारा रुपया एप्रिशिएट होता है तो इंपोर्टेड गुड्स के प्राइस कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन जो है वो डाउन
हो जाएगा। तो एज इम्पोर्ट बिकम्स चीपर इन्फ्लेशन फॉल्स डाउन। यहां पर जो इम्पोर्ट है वो सस्ता हो जाएगा और इन्फ्लेशन हमारा डाउन हो जाएगा। ठीक है। वहीं अगर आप देखेंगे कि जो एक्सटर्नल डेप्ट है, एक्सटर्नल डेप्ट मतलब ये समझिए कि जो भी हमारे ऊपर विदेशी कर्ज है ना, जो भी विदेशी कर्ज है एक्सटर्नल डेप्ट है, एक तो ये चीज हुआ पहला पॉइंट कि भाई इंपोर्ट जो है आपका क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। ध्यान रखना है कैसे सस्ता हुआ वो आपने यहाँ पे देखा। अब इसी तरह से क्या हो जाए आपका जो एक्सटर्नल डेप्ट है, एक्सटर्नल डेप्ट, एक्सटर्नल डेप्ट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, बिल्कुल जो बाहरी ऋण है, कर नहीं ऋण, डेप्ट। ठीक है। जो बाहर से हमने ऋण लिया हुआ है, विदेशी ऋण लिया हुआ है, विदेशों से जो ऋण लिया हुआ है या किसी फाइनेंशियल संस्था से ऋण लिया हुआ है, जैसे वर्ल्ड बैंक से ले लिया, IMF से ले लिया, ऐसे संस्थाओं से ऋण लिया हुआ है, जब हमारा रुपया मजबूत होगा या डोमेस्टिक करेंसी किसी भी देश की मजबूत होती है, एप्रिशिएट होती है, तो क्या हमें दिखाई देता है, हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि वो अपने आप ही कम हो जाता है। मान कर चलिए कि हमने $100 का ऋण लिया था, $100 का ऋण लिया था। जब $100 का ऋण लिया था तब हम लोग ये देख रहे थे कि $1 बराबर 84 रुपये था। ठीक है, जब हमने ये ऋण लिया था तो यानी कि अगर हमें $100 लौटाने हैं तो हमें 8400 रुपये लौटाने होंगे, खर्च करने होंगे डॉलर खरीदने के लिए, $100 खरीदने के लिए। अब यही $100 है और क्या हुआ कि जो $1 बराबर प्राइस आ गया 60 रुपया, मानकर चलते हैं। ठीक है। तो अब हमें इस $100 को खरीदने के लिए या कह सकते हैं $100 चुकाने के लिए कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा, 6000। तो अब हमें ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ा या कम, कम। तो क्या हुआ कि पहले के मुकाबले जो बाहरी ऋण था वह अपने आप कम हो गया। क्लियर हुई बात यहां पर। ठीक है। तो इसका मतलब हमने देखा कि जब हमारा रुपया क्या हुआ, एप्रिशिएट हुआ, ये एप्रिशिएट हुआ, जब एप्रिशिएट होगा तो जो बाहरी ऋण है वह भी स्वतः कम हो जाएगी। ठीक है, हमारे ऊपर जो कर्ज का भार है वह भी कम हो जाएगा। क्लियर हुई बात यहां तक। इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो ये जो कुछ लाभ हैं, इन लाभ के साथ साथ कुछ नकारात्मक पक्ष भी होते हैं, नेगेटिव चीजें भी यहाँ पर इसके साथ चलती हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि इन बेनिफिट्स के साथ साथ हम देखते हैं कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हमारे साथ हो जाते हैं। जैसे कि रुपया अगर एप्रिशिएट हो जाएगा तो इंपोर्ट तो सस्ता हो गया लेकिन एक्सपोर्ट महंगा हो जाता है। एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। मतलब यह है कि अगर नेपाल को हमसे कोई चीज खरीदनी होगी, हम डॉलर में अगर लेन देन करेंगे, नेपाल से हमें कोई चीज खरीदनी होगी तो उसे अधिक डॉलर खर्च करना पड़ेगा, तब जाकर वह हमारे रुपये में कन्वर्ट होगा और रुपये के अनुसार कोई वस्तु को खरीद पाएगा। या फिर आप ये समझिए कि अगर अमेरिका को ही हमसे कुछ लेना होगा, जैसे हमारे यहाँ से बहुत चीज़ें एक्सपोर्ट होती है अमेरिका के लिए, तो अगर हमारा रुपया मजबूत हो जाता है, एप्रिशिएट हो जाता है,
तो क्या होगा कि अमेरिका को अब ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। तो अमेरिकी व्यापारियों के लिए क्या हो जाएगा, भारत से एक्सपोर्ट करना महंगा पड़ जाएगा। इंपोर्ट सस्ता, एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि एप्रिशिएट होने के कारण जो एक्सपोर्ट है वो कॉस्टलियर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ दूसरा एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि एप्रिशिएट होने के कारण जो विदेशी इन्वेस्टमेंट है, जो बाहरी निवेश है, वो भी कम आएगा। तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों को ज़्यादा डॉलर यहाँ पे जो दूसरे विदेशी इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे उनको ज़्यादा डॉलर खर्च करना पड़ेगा। तो वो ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पे उन्हें कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं। ठीक है, जैसे चाइना अपने करेंसी को हमेशा कभी भी डिवैल्यूएट कर देता है। ठीक है, उसे कभी भी डिवैल्यूएट कर देता है, और जब वो कभी भी डिवैल्यूएट कर देता है तो वहाँ पर इसीलिए उसकी अमेरिका के साथ हमेशा तनातनी बनी रहती है, और उसको डिवैल्यूएट करके रखता है अपनी करेंसी को। इस वजह से उसके यहाँ जो विदेशी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो मैक्सिमम वहीं पर अपना प्लांट लगा कर रखती है, इन्वेस्ट करती है मैक्सिमम। मेड इन चाइना, चाइना में ही सारी चीज़ें क्यों बन रही है। एप्पल इतना बड़ा प्रोडक्ट है, इतना बड़ा संस्था है, इतना बड़ा ब्रांड है पूरी दुनिया का, वो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ओ सॉरी चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, अमेरिका की कंपनी है। क्यों कर रहा है, क्योंकि उसे वहाँ पर कम इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो जो ये तो इसका लाभ हो जाता है। हानि हमें क्या क्या हुआ कि भाई एक्सपोर्ट महंगा हो गया। अब हमारे यहाँ से कोई भी वस्तु खरीदने में जो है वो पीछे हटेगा। जैसे मान लिया कि पहले कोई व्यापारी हमारे यहाँ से, जो कोई विदेशी व्यापारी है, हमारे यहाँ से $1 जब 84 रुपये का है, तो हमारे यहाँ से वह $1 खर्च करके मान लिया कि 2 शर्ट्स खरीद ले रहा है। सीधी सी बात है, $1 खर्च करके 2 शर्ट खरीद ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक शर्ट बराबर हमारे यहाँ प्राइस कितना है, 42 रुपया है। ठीक है, तो उसने हमें $1 दिया और 2 शर्ट खरीद लिए। लेकिन क्या हो कि $1 बराबर 40 रुपया हो जाए, तब क्या वह $1 खर्च करके 2 शर्ट खरीद पाएगा? अब मुझे बताओ, नहीं खरीद पाएगा ना, एक भी नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि 42 रुपये तो वैसे ही हो रहा है। मान लिया चलो बार्गेनिंग करके 40 रुपये भी आया, तो कितनी शर्ट खरीद पाएगा? 1 शर्ट खरीद पाएगा। तो जो वो विदेशी व्यक्ति है या व्यापारी है, उसको अब $2 खर्च करने पड़ेंगे, तब जाकर 2 शर्ट वह खरीद पाएगा। तो वो जो विदेशी व्यक्ति है हमारे यहाँ से खरीद के ले जा रहा है, या हम विदेशों में हमारे यहाँ का सामान जा रहा है, तो उसी को तो हमने क्या बोला, एक्सपोर्ट बोला ना। समझे? यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है। प्रीवियस ईयर जब आप पेपर देखोगे प्रीलिम्स के भी, तो आपको इसी तरह के स्टेटमेंट रखे हुए मिलेंगे कि एक्सपोर्ट महंगा कब हो जाता है, इंपोर्ट कब सस्ता हो जाता है, इंपोर्ट कब महंगा हो जाता है। क्लियर हुई बात? तो ये एक हमारे लिए क्या है, नेगेटिव बात है, हमारी इकोनॉमी के लिए नेगेटिव हो गया ना एक चीज, कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव ये हो गया कि हम बाहर से चीजें ज्यादा खरीद सकते हैं अब। और इस मामले में फिर क्या हो जाएगा, ये सिर्फ डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये चीजें हमें यहाँ दिखाई देती है, कमी आएगी, है ना। तो इसीलिए अमेरिका का जो डॉलर है वो मजबूत है, और मजबूत होने से हमें ये दिखाई देता है कि उनकी जो उत्पादन क्षमता है उन चीज़ों में मजबूती दिखाई। चलिए फिलहाल आगे आते हैं। एक नेगेटिव और क्या हो सकता है, पहला ये हुआ
हम्म हम्म अरे ये अब क्या हो गया, यहाँ पे स्ट्रांग हो गया हमारा रुपया, एप्रिशिएट हो गया, ठीक है, मजबूत हो गया। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि $1 बराबर 40 है। तो अगर आप अब देखेंगे यहाँ पर कि $1 में जब आप 2 शर्ट खरीदने जाएंगे तो क्या अब आपको भारत में $1 में 2 शर्ट मिल जाएगा? यहाँ पर पहले कितने में मिल रहा था 2 शर्ट? 84 रुपये में मिल जा रहा था। लेकिन क्या अब 2 शर्ट यहाँ पे मिल जाएगा अब $1 में, है ना, क्योंकि 84 रुपया लगा। मान लिया चलो बार्गेनिंग कर, क्यों क्यों अरे भाई ये वो कंडीशन है जो अभी की है, ठीक है, ये वो कंडीशन है जब ये मतलब क्या है, ये क्या हुआ इसमें, ये इस कंडीशन में क्या हुआ, रुपया मजबूत हुआ या कमजोर हुआ? मजबूत हुआ। अब मजबूत होने पर क्या हुआ कि जो $1 को अगर हम खरीदते हैं तो हमें कितना रुपया, 40 रुपया खर्च करना है। यहाँ पर हमें $1 को अगर खरीदना होता तो 84 रुपये। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसके आधार पर चलेंगे तो $1 में हमें 2 शर्ट मिल रही थी, ठीक है। लेकिन क्या अब $1 में हमको 2 शर्ट मिल जाएंगी? अगर हमें 2 शर्ट यहाँ पर अब खरीदनी है तो उस व्यक्ति को $2 खर्च करना पड़ेगा ना, लगभग, समझ गए? ठीक है, तो एक्सपोर्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर महंगा हो जाएगा। दूसरा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगा, दूसरा नेगेटिव पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, यह कम हो जाएगा। विदेशी निवेशक जो है भारत में कम निवेश करेंगे। क्लियर हो रही है बात? और इसके साथ साथ आप एक और नेगेटिव पॉइंट देख सकते हैं इसका, अगर एप्रिशिएट होता है तो ज़्यादा, क्या कि टूरिज्म भी कम हो जाएगा, लेस टूरिज्म। टूरिज्म भी कम हो जाएगा। अभी आप खुद सोचिए कि जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिली है इंडिया की, तो वो स्विट्ज़रलैंड या अमेरिका, कनाडा या ऐसे जगहों पर नहीं जाती है। हाँ बिल्कुल, तो कहाँ घूमने जाती है वो? मलेशिया, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, है ना, थाईलैंड, इन सब जगहों पर जाती है घूमने। क्यों जाती है? क्योंकि वहाँ पर कम रुपया खर्च करके भी अच्छी सुविधाएं ले सकते हैं, मज़े से घूम सकते हैं। लेकिन अगर स्विट्ज़रलैंड ही जाना हो तो 6 महीना का सेविंग्स लगा दो। समझ में आया? तो अब अगर हमारा रुपया मजबूत हो जाए तो जो विदेशी पर्यटक हैं वो इंडिया में वो लोग ही आ पाएंगे जिनके पास सरप्लस इनकम है। विदेशों के वो लोग ही हमारे यहाँ आ पाएंगे जिनके पास सरप्लस इनकम है। लेकिन अगर हमारा डेप्रिशिएट हो जाए तो क्या होगा? टूरिज्म बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब कम पैसा खर्च करके भी हमारे यहाँ घूमने आ सकते हैं, ठीक है। तो फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं, तो इन दोनों को ही हमें मैनेज करके चलना होता है। समझ में आया बात? ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम देखा जाए कि रुपया डेप्रिशिएट हो जाए, कम हो जाए, कमजोर हो जाए, तब हमें क्या प्रॉफिट दिखाई देगा? एक्सपोर्ट सस्ता होगा या महंगा हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा हो गया। क्लियर हो गई बात? अब ये टर्म समझ में आ गया, आगे का वो भी समझ में अपने आप ही आ जाना चाहिए, ठीक है। एंड इट बिकम मोर अट्रैक्टिव फॉर फॉरेन बायर्स फॉर टू बाई फ्रॉम इंडिया। ये ज़्यादा से ज़्यादा जब क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएट हो जाता है करेंसी, डेप्रिशिएशन हो जाता है करेंसी का, तो विदेशी जो बायर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू मुद्रा को खरीदना पसंद करते हैं।
घरेलू वस्तुओं को खरीदना पसंद करते हैं घरेलू मुद्रा में, और हमें ये दिखाई देता है कि भारत से एक्सपोर्ट बढ़ता है। ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, क्लियर है। और इसी टाइम पर अगर आप देखेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, क्लियर है, क्लियर है, क्योंकि एट द सेम टाइम सिंस द फॉरेन इन्वेस्टर्स विल गेट मोर अमाउंट ऑफ मनी फॉर एवरी सिंगल डॉलर, वो हर एक डॉलर में ज़्यादा रुपया कमा पाएंगे, और इस वजह से वो क्या करेंगे, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में आकर्षित होगा, अट्रैक्टिव होगा, अगर हमारा करेंसी क्या हो जाता है, डेप्रिशिएट होता है तो, क्लियर है। वहीं अगर देखा जाए कि डेप्रिशिएशन से हमें ये देखने को मिलता है कि फिर से वही क्या नुकसान क्या होगा, इंपोर्ट महंगा हो जाता है, ठीक है, और इंपोर्ट महंगा होने के कारण इन्फ्लेशन, इंपोर्टेड जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाता है, और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो एक्सटर्नल डेप्ट है, जो विदेशी कर्ज है, हमारे ऊपर ऋण है, वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, जो विदेशी कर्ज है यहाँ पर, जो मैंने आपको यहाँ समझाया था, वो भी बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। कैसे कि अगर $100 का कर्ज लिया था तो अब हमको 8400 रुपये अदा करने हैं, ठीक है, और अगर मजबूत हुआ था तो हमें 6000 रुपये कर करने थे, तो अब $100 के मुकाबले हमको 8400 रुपया खर्च करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेप्रिशिएट हो गया है हमारा, समझिए, ठीक है। मान लो और ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गया, $1 बराबर जो है 90 रुपया हो गया, है ना, तो 100 रुपये का जो हम $100 का जो हमने कर्ज लिया था उसको चुकाने में अब हमें कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा, 9000। तो जो विदेशी ऋण है वो भी महंगा हो जाता है यहाँ पर, क्लियर है बात। तो ये दोनों ही बातें आप लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है। तो जहाँ पर भी चीज़ नोट करो अपने ये एग्जांपल्स आप लिख सकते हो वहाँ पर कि ये चीज़ इस तरह से, ताकि जब भी आप पढ़ो तो ये हो जाए कि हाँ आप लोगों को समझ में आ जाए। अच्छा है, लेकिन क्या होता है ना कि हर एक चीज़ को बैलेंस करना होता है। बैलेंस करने का मतलब यहाँ पर यह है कि हम ज़्यादा ना तो गिरा सकते हैं ना ही ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, है ना, तो वो चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती है। वो क्यों होती है, हम चीन की तरह नहीं कर सकते। चीन ऐसा ही करता है ना तुरंत, कि एकदम से जहाँ उसे लाभ दिखता है वहाँ वो तुरंत उसे बढ़ा देता है, घटा देता है। तो यहाँ आप देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जो हम तीसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं। अब देखेंगे कि भाई मॉनेटरी पॉलिसीज़ के थ्रू कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तो आपने ये देखा कि एप्रिशिएट जब करेंसी हो जाती है, मजबूत हो जाती है, तब क्या होता है, डेप्रिशिएट हो जाती है करेंसी, तब क्या होता है। समझ में आ रहा है? हाँ बढ़िया, ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ, जोड़ना क्या, जो बोले हैं वही करना है, कुछ नहीं छूटा है, जो बोला है यहाँ से वही, ठीक है। तो और चीज़ें जो हैं अगर आप लोग अपनी तरफ से भी ऐड इसमें करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई मेरे तरफ से वो नहीं है कि आपको जो मैंने करा दिया है वही करना है, ठीक है। आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कम हुआ, ठीक है, प्रोडक्शन अगर कम हो रहा है, एक्सपोर्ट हमारा महंगा हो गया है बहुत, है ना, एक्सपोर्ट महंगा हो गया है तो मतलब इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। जब इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो उद्योगों में कमी आएगी। वो उन चीज़ों को कनेक्ट कीजिए, पीछे तक कनेक्ट करके लेके जाइए, पीछे तक जो भी आपने पढ़ा है वहाँ तक इन चीज़ों को कनेक्ट करिए कि इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, उसको सोचिए थोड़ा थोड़ा, ये सब चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी। क्लियर है बात यहाँ पर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं
कि पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो 3 तरह के मैकेनिज्म को यूज़ किया जाता है। किसके लिए मैकेनिज्म को यूज़ किया जाता है? एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए। किसी भी देश की करेंसी, जो डोमेस्टिक करेंसी होती है, उसे 3 तरह से डिटरमाइन किया जाता है। एक क्लीन फ्लोट सिस्टम कहा जाता है, एक फ्री फ्लोट सिस्टम कहा जाता है। जो क्लीन फ्लोट सिस्टम है या फ्री फ्लोट सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि इकोनॉमी पर बाजार का नियंत्रण होता है। जैसे मुख्य रूप से आपने पढ़ा होगा कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है कोई, है ना। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से, जैसे अमेरिका है, तो वहाँ पर करेंसी का जो डिटर्मिनेशन है, एक्सचेंज रेट है, वो बाजार ही निर्धारित करता है। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आप क्या देखते हैं कि बाजार का नियंत्रण रहता है। उस अर्थव्यवस्था में, पूरी अर्थव्यवस्था में बाजार का नियंत्रण रहता है मुख्य रूप से। सरकार का बहुत ही कम इंटरवेन होता है, सरकार जो है उसमें बहुत ही कम हस्तक्षेप करती है, ठीक है। तो यहाँ पर अमेरिका में जैसे आप देखेंगे तो वहाँ क्लीन फ्लोट सिस्टम है या फ्री फ्लोट सिस्टम है। और फ्री फ्लोट सिस्टम में क्या होगा कि यहाँ पूरी तरीके से जो क्या कहते हैं, मार्केट है, बाजार है, वही डिसाइड करती है कि करेंसी को कितना अप्रिशिएट किया जाए, कितना डेप्रिशिएट किया जाए। ये भी डिपेंड करेगा डिमांड एंड सप्लाई पर, करेंसी के डिमांड पर और सप्लाई पर, ठीक है। तो उस पर बात करते हैं। पहले एक पॉइंट लिख लीजिए। थ्रू आउट द वर्ल्ड, हाँ हेडिंग टाइप है थोड़ा, ये लिखो पहले। थ्रू आउट द वर्ल्ड, हिंदी में बोल दूंगा अभी। थ्रू आउट द वर्ल्ड देयर आर 3 important mechanism, there are 3 important mechanism, 3 important mechanism used by different countries, used by different countries to determine the exchange rate of domestic currency, exchange rate of domestic currency। क्लियर है? हिंदी में लिख सकते हैं, पूरे विश्व में 3 महत्वपूर्ण तरीकों से, पूरे विश्व में 3 महत्वपूर्ण तरीकों से घरेलू मुद्रा के विनिमय दर को निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो 3 प्रकारों से किया जाता है। जैसे फर्स्ट को बोला जाता है क्लीन फ्लोट सिस्टम, फ्री फ्लोट सिस्टम। दूसरा अगर आप देखेंगे तो डर्टी फ्लोट सिस्टम, या इसे कहा जाता है मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम। मैनेज्ड, हाँ गंदा, हाँ डर्टी,
डर्टी फ्लोट सिस्टम, पेग्ड सिस्टम, ये 3 तरह के सिस्टम होते हैं। पेग्ड, PEGGED, पेग्ड सिस्टम। तो ये 3 तरह के सिस्टम होते हैं जिसका हम लोग उपयोग करते हैं डिटर्मिनेशन पर। तो इनको बारी बारी करके हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि क्या ये सिस्टम किस तरह से काम करते हैं। ठीक है।